एकाएक हमारी वो जो पुरानी हमारी खराब यादें वो भी एकाएक। तो क्या एक पर्टिकुलर रिलीजन का कोई व्यक्ति है तो उसको बम फोड़ने की छूट दे देनी चाहिए? चाह रहा हूँ कि क्यों ये सब रोकिए। आप उस चीज़ का वहीं इलाज करते तो आज ये जो घट रहा है ना, ये जो नफरत का जो ज्वार आया है, गुनहगार को गुनहगार बोलो, अपराधी को अपराधी बोलो, उसे उसके ऊपर बिल्कुल उंगली उठनी चाहिए। कैसे होगा इलाज? हाँ, कैसे होगा इलाज? छोटा फिल्मकार हूँ, मेरी फिल्म को 1 साल डिले कर दिया केस लगा। कश्मीर फाइल्स देखी, हमने साबरमती एक्सप्रेस देखी और सबने कहा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। किसी से भी प्रेरित नहीं। इस पर आरोप लग रहे थे कि किसी पार्टी ने आपको फंड किया है, कि ईडी का इतना तूफान मचा रहे हो। मैं देवेंद्र मालवीय खुलेआम आज ये ऐलान करता हूँ, ईडी को मेरे घर भेजिए। अब ब्रजेंद्र जी एक बात बताइए, आप इसमें एक हिंदू परिवार से हैं जो पाकिस्तान में बसते हैं, हिंदू इम्पोर्टेंट है, इंडियन इम्पोर्टेंट है? आपने उनसे पूछा था क्या कि हम देश डिवाइड कर रहे हैं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदी खबर, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली दहल गई एक बार फिर से बॉम्ब ब्लास्ट से, और इन सब के बीच एक और चीज है कि लगातार हम बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में बात कर ही रहे हैं, चिंता लगातार चल रही है, लेकिन एक फिल्म है जिसका सब्जेक्ट अगर हम देखें तो कुछ कुछ इससे जुड़ा हुआ है। 14 नवंबर को आ रही है फिल्म की स्टारकास्ट मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे फिल्म के बारे में। देवेंद्र जी, पहले आपसे शुरू कर लेते हैं क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर आप ही हैं, फिल्म आप ही ने लिखी है। फिल्म पहले भी रिलीज होने वाली थी, लेकिन मुझे लगता है पोस्टपोन आपने डेट इसकी कर दी है। उसकी वजह साथ साथ क्यों देखें डेली राइट्स, और वो भी इस खास मौके पर जब आपको पता है हम किस तरह की चिंताओं से जूझ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये फिल्म जब जनवरी में ट्रेलर आया था तो मैंने पोस्टपोन नहीं की थी। इस फिल्म का विरोध इतना ज़्यादा हुआ, कोर्ट में गए कुछ लोग, और जिसकी वजह से ये फिल्म डिले हुई। हम तभी इसको रिलीज़ करने वाले थे। और ये फिल्म क्यों देखना चाहिए, उससे पहले मैं ये जो आपने ख़ास मौका बोला, ये ख़ास मौका नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट है और बहुत ही दर्दनाक। मैं जब दिल्ली आया तो ये फिल्म के प्रमोशन के लिए कतई नहीं सोचा था कि इस तरह की कोई खबर आएगी। हम लोग अक्सर जो बोलते हैं, मैं भी वही बोल रहा हूँ सारी जगहों पर, कि मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है और मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, क्योंकि ये चीज़ आज से 15 साल पहले भी यही हो रहा था। बीच में थोड़ी सी शांति थी, आज फिर वही हो गया। लेकिन आपको अब अजीब लगा कि आप फिल्म के प्रमोशन के लिए निकले हैं, फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण खबर आ जाती है। हाँ, क्योंकि हम उस जोन में हैं, आप समझ रहे हैं, और फिर एकाएक हमारी वो जो पुरानी हमारी खराब यादें वो भी एकाएक जीवंत हो जाती है। वही है कि देखिए, ये जो 2020 में जो दिल्ली में हो रहा था, 54 लोग मरे थे तब भी। और मैं इस फिल्म में यही बोलना चाह रहा हूँ कि क्यों ये सब रोकिए। हम इस समस्या का, इस बीमारी का इलाज करें जो हमारे समाज में पसरी हुई है, और इसको रोकने के लिए लोगों ने अपनी ताकत लगा दी। अब आप उस चीज़ का वहीं इलाज करते तो आज ये जो घट रहा है ना, ये जो नफरत का जो ज्वार आया है, कैसे होगा इलाज? हाँ, कैसे होगा इलाज? मैं वही देखिए, समझना होगा इंसान को। हाँ। किसी भी तरह से समझना होगा। हाँ। जो गलत है उसको तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई रिफॉर्म करने जाते हैं हम लोग, और उसका विरोध करने के लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम खड़ा हो जाता है और रोक दिया जाता है उसको। मैं तो एक छोटा फिल्मकार हूँ, मेरी फिल्म को 1 साल डिले कर दिया केस लगाकर कोर्ट में। अगर मैं, देखिए, मेरी जितना सामर्थ्य है, मेरी जितनी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, एक कलाकार होने के नाते, तो मैं जो मेरा मीडियम है उसके ज़रिए ही बात करूँगा। मेरे हाथ में तो कोई सत्ता वत्ता तो है नहीं कि भाई मैं कोई एडमिनिस्ट्रेटर हूँ कि कोई पॉलिसी, आप लोग कलाकार हैं, कोई पॉलिसी मेकर। यस, अपनी हैसियत से हर कोई प्रयास करता है, और ये मेरा बड़ा ईमानदार प्रयास है कि गुनहगार को गुनहगार बोलो, अपराधी को अपराधी बोलो, उसे उसके ऊपर बिल्कुल उंगली उठनी चाहिए। जब उंगली उठती है तो लोग आ जाते हैं कि भाई आपने जिस पे उंगली उठाई है उसका रिलीजन तो ये है, आप कैसे बेचारे को परेशान कर रहे हैं? तो क्या एक पर्टिकुलर रिलीजन का कोई व्यक्ति है तो उसको बम फोड़ने की छूट दे देनी चाहिए? वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। मुस्लिम है तो क्या बम फोड़ देगा, हिंदू है तो क्या गोली चला देगा? ये कोई भी देश लॉ एंड ऑर्डर से चलता है और उसका पालन प्रॉपर होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं
कोई पॉलिटिकल करेक्ट होकर के बात करूं कि नहीं 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 ऐसा नहीं है। ये जो वाइट वॉश होता है ना चीज़ों का, यही समस्या की पॉलिटिकली करेक्ट बात करें, इससे मुझे याद आया हमने कश्मीर फाइल्स देखी, हमने साबरमती एक्सप्रेस देखी और सबने कहा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या फिर कहें कि प्रोपेगेंडा है। तो आप इसे इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा कुछ आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल प्रोपेगेंडा। अभी अगर हमारी जो फिल्म है वो तो एकता की बात करती है ना। ईदर यू लर्न टू कोएग्जिस्ट और यू वैनिश, है ना, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जो फिलॉसफी उस पे है। प्रॉब्लम ये है कि कभी क्लियर, एक तो क्लियर डिवाइड नहीं, डिवाइड शुड बी क्लियर। डिवाइड होगा तो डिस्कशन होगा, डिबेट होगा तो रास्ता निकलेगा। पहले तो डिवाइड हो कि भैया एक हिंदू माइंडसेट अलग है, मुस्लिम माइंडसेट अलग है, दोनों के बीच में एक डिस्कशन हो जाए, एक प्रॉपर डिबेट हो जाए एंड लेट्स सॉर्ट आउट थिंग्स। ये क्या चीजें जो एक दूसरे को तकलीफ देती हैं, इस फिल्म में वो है। जब उस तमाम प्रेशर में, दंगे के माहौल में दो बच्चे, एक हिंदू बच्चा है एक मुस्लिम बच्चा है, धर्म की बात नहीं है, माइंडसेट की बात। जब उन कंपेयरिंग सिचुएशन में वो फंसते हैं तो उनके बीच में वाद विवाद होता है, उनके बीच में बहस होती है, उनके बीच में डिबेट होता है और रास्ते निकलते हैं और दोनों को रियलाइजेशन होता है व्हाट इज राइट। ऐसा होना चाहिए। तो ये तो पॉलिटिकल, इसमें क्या पॉलिटिकल एजेंडा? आप चाहते कि हमारी सोसाइटी एक रहे, देश प्रोग्रेस करे, देश में एकता बनी रहे, उस पर ये फिल्म। कोई माइंडसेट को किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट करने के लिए नहीं। राजेंद्र जी, आपको लगता है देश में जो भी माहौल चल रहा है, हर तरफ हम हिंदू मुस्लिम्स की बातें कर रहे हैं, हम किसी भी टीवी चैनल को खोल लें, हम किसी से भी सुन लें, और उस टाइम पे ये फिल्म भी आ रही है आपकी, कैसे निपटेंगे इन चीज़ों से? क्योंकि अभी एक बार फिर से अब वो हम कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिसता है। हम दिल्ली में देख रहे हैं या फिर इससे पहले जिस पर आपने फिल्म बनाई है, आपको लग रहा है वो फिर सब कुछ एक बार हो रहा है? ये नहीं कह रही आपकी फिल्म की वजह से, वो अभी देश के हालात ऐसे हैं। वही एक चिंता का विषय। हाँ। जो पहले घटित हो गया वो फिर से घटित हो, वो क्यों हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है, वो कौन करा रहा है, तो ये सारे के सारे मुद्दे जो हैं अभी तक सेट नहीं हुए। इट मीन्स कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई, वो प्रॉब्लम फिर से उभर गई, और वो क्यों उभर गई है वही एक चिंता का विषय, उसी के लिए बात करें। और जो हमारी फिल्म है उसमें उसी पे चिंता की गई है, उसी पे बातचीत हुई और उसी सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश की है, भरसक प्रयास किया गया है कि ऐसा ना हो आगे। तो ये रास्ता कैसे निकलेगा? ये रास्ता तभी निकलेगा, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, कि जब मिल बैठ के बात हो। ये रास्ता ऐसे नहीं होगा कि मतलब ये अपना हिसाब कर ले, वो अपना हिसाब कर ले, हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि वो तो कतई नहीं हो सकता उस तरीके से, और बात बिगड़ जाएगी। तो उसमें यही है कि जो अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं कि हमसे बात करो, तो उनसे बात करो, पक्ष विपक्ष बैठे, आम चर्चा हो, कायदे की बात हो, अपने फायदे के बारे में कोई नहीं सोचे, राजनीति तो कभी ना करें, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम अगर एक बार सॉल्व हो गई तो मुझे लगता है कि फिर उनकी शायद राजनीति खत्म हो जाएगी। राइट। तो उस चक्कर में भी बात प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। अगर मिल बैठ के बात कर लेंगे, सब भाई भाई हो जाएंगे, सब शांति प्रिय हो जाएगा, जिसको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। राइट। तो कैसे? तो मेरा मतलब ये गलत है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही पड़ेगी। अगर ये नहीं करेंगे तो ये जो घाव है, अभी हमने क्या किया है कि ये घाव फिर से हरा हो गया है ना, तो इस पे मलहम लगाने का काम कर रही है हमारी, न कि घाव करेंगे। देवेंद्र जी, आप डेब्यू फिल्म है शायद आपकी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, मैंने प्रोमो देखा है और बहुत धमाकेदार है, और मुझे लग रहा है कि जो ट्रेलर देखेगा वो फिल्म जरूर देखेगा। मौका है एक तो, इसके अलावा वैसे भी जैसा ट्रेलर है आउटस्टैंडिंग, उसमें आप लोगों की कुछ जो अंश मैंने देखे हैं धमाकेदार। बहुत 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 धन्यवाद, आपने सराहा और उस चीज़ को समझा आपने। और आपको जैसा ट्रेलर दिख रहा है ना, फिल्म मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको, और बहुत ही इस तरह की परेशानियों को ये एड्रेस करती है फिल्म, जिसको छूने में आमतौर पर लोग डरते हैं। एक तो देखिए, ये आपने कश्मीर फाइल्स और जिनकी भी बात की अभी, साबरमती एक्सप्रेस, हाँ, कि एक उसको देखकर भी लोग बहुत सारे बना रहे हैं, ये बहुत पैसा कमा लिया है, तो वो फिल्में चल भी नहीं रही है फिर, अगर जो इस तरह से करती हैं। मैं ये फिल्म तो बहुत पहले से 2020 से लिख रहा था, मैं किसी से भी प्रेरित नहीं हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसी भी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाना मेरा बिल्कुल काम नहीं है। मैंने बहुत ईमानदारी से
मुझ पर आरोप लग रहे थे कि किसी पार्टी ने आपको फंड किया है। मैंने इसीलिए प्रोपेगेंडा वर्ड का यूज यस मैंने खुलेआम बोला था, चैलेंज किया था जब मैं आप लास्ट टाइम आया था जनवरी में कि ईडी का इतना तूफान मचा रहे हो। मैं देवेंद्र मालवीय खुलेआम आज ये ऐलान करता हूँ, ईडी को मेरे घर भेजिए, मेरे खाते खंगालिए, मेरी जितनी आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कर लीजिए। 1 रुपया भी अगर कहीं बेईमानी का या किसी का लिया हुआ और किसी का एजेंडा मैंने आगे बढ़ाने के लिए लिया हो तो मैं फिल्म रिलीज ही नहीं करूँगा। आपकी ख्वाहिश ऐसी पूरी कर दूंगा और आपका डंडा मेरा सर, जो करना हो कर लो। मैं किसान परिवार से आता हूँ, किसान का बेटा हूँ और ईमानदारी जो है हमारे खून में ही है और जो बात करना है साफ करना है। मैं जो है कि भगवत गीता की एक सेम जो मेन उसका सार है वो यही है कि आसक्ति रहित कर्म करो और आपके कर्म में एक उद्देश्य ऐसा जुड़ जाए जिससे कि दूसरों का भी थोड़ा सा भला हो। और मैंने जब से ये फिल्म लिखना शुरू की मेरे मन में एक बात थी कि यार आप दर्द तो दिखा देते हो कि पाकिस्तान में बेटियां उठा ली जा रही है, उनके साथ रेप हो रहा है, यहाँ पे जो शरणार्थी रह रहे हैं वो कितनी बुरी हालत में रह रहे हैं, बातें सब करते हैं, उनके लिए करता कोई नहीं कुछ। तो मैंने ये उसी टाइम संकल्प लिया था कि फिल्म अगर अच्छा करती है तो इसकी कमाई का एक अंश इनके पुनर्वास में, इनके कल्याण में लगाएंगे। और ये मार्केटिंग गिमिक नहीं है, मैं सारी जगह नहीं बोल रहा हूँ, बात आई तो मैंने बोल दिया। और मैं कोई हवा में भी नहीं बोला कि अखबार पढ़ के ये बैठे हुए हैं लोग सामने, इनसे पूछिए कि मैं कितनी बार मिलता हूँ, इनसे जाकर इनका हालचाल जानता हूँ। तो मैं ज़मीन पर जाकर काम करता हूँ और एक फिल्मकार के हैसियत से मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना कर रहा हूँ और ये मेरी ईमानदार कोशिश है। और जैसा आपने ट्रेलर को भी सराहा, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा सबको अच्छा लगे। समर जी, आपको कितना इसमें इमोशनल आप हुए हैं फिल्म के दौरान? इंस्पेक्टर का आपका किरदार है लेकिन असल में आप एक आम इंसान हैं, आपका रोज़ लाशों से पाला नहीं पड़ता, रोज़ आपका इस तरह के क्राइम से पाला नहीं पड़ता। सो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कितनी बार फिल्म में आप इमोशनल हुए हैं? और क्योंकि आप लोगों ने जिक्र किया कि वन शॉट फिल्म है तो क्या वो एज अ चैलेंज भी लगा आपको? देखो, सबसे पहली बात तो जैसा आपने कहा, प्लेइंग अ पुलिस ऑफिसर उसके लिए रोज का काम है ना, लाशों के बीच में रहना, राइट्स को झेलना, वायलेंस को फेस करना। लेकिन जब मैंने फिल्म पढ़ी, बिफोर आई गॉट इनटू द शूज ऑफ द पुलिस ऑफिसर, जब मैंने उसको ऑब्जेक्टिव पढ़ा तो मैं बड़ा इमोशनल हुआ। जब मुझे स्क्रिप्ट भेजी गई, मैंने पढ़ा तो आई वाज मूव्ड, आई हैड मॉइस्ट आइज, बिकॉज वो इस कहानी का जो कहानी है वो तो सतह पे है ना, टेक्स्ट है वो, लेकिन सब टेक्स्ट है जो टेक्स्ट के नीचे छुपे हुए मतलब हैं, जो बहुत सटल मीनिंग्स हैं, जो लेयर्स हैं, वो बड़ी इसकी ऐसी हैं कि जो आप पढ़ने के बाद आपको आधे घंटे तक सोचने को मजबूर करेंगे क्या पढ़ा आपने। देन आई यू गोइंग टू रेफर टू द स्क्रिप्ट अगेन। तो ये उस तरह की लिखी हुई स्क्रिप्ट है। तो तब मैं बहुत इमोशनल हुआ जब मैंने पढ़ा, बट व्हेन आई वाज प्लेइंग दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, जिसके ऊपर ये दायित्व दिया गया है कि वो राइट्स को कंट्रोल में लाए, क्योंकि बहुत प्रेशर में है पूरी तमाम दिल्ली पुलिस, प्रेसिडेंट ट्रम्प वहाँ पहुँचने वाले हैं, काफ़ी प्रेशर है, भारत बदनाम हो रहा है, बहुत बड़ी साजिश का भांडा फूटा है। तो उस वक्त मैं इमोशनल नहीं था, उस टाइम पे तो वो पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा था, तमाम वायलेंस फेस करने के बावजूद उन्होंने कहीं किसी तरह का फायर के ऑर्डर्स नहीं दिए, ना ही लाठीचार्ज किया, सब कुछ झेला है। राइट। ब्रजेंद्र जी, आपके लिए तो मुझे लगता है क्योंकि आपके जो हमने किरदार देखे हैं ज़्यादातर वो कॉमिक होते हैं, हास्य होता है और वो सब आपको उसी भूमिका में जाते हैं। आपने सीरियस कैरेक्टर्स भी किए लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ ह्यूमरस होता है। अब यहाँ जो आप फिल्म में कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो किस तरीके का कैरेक्टर है? क्या उसमें भी ह्यूमर आपने ऐड किया है या वो बहुत सीरियस है, इमोशनल है? वो एकदम आउट एंड आउट सीरियस पैथोस है उसके, वो बिल्कुल दुखियारा है पूरी तरह से और पूरा जिसे कहना चाहिए कि मतलब किरदार ही ऐसा जो पाकिस्तान का हिंदू है, वहाँ से भाग के आया, बच्चे जाके उसकी बच्चे जो है वो वहाँ है और उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वो गिड़गिड़ा रहा है, चिल्ला रहा है कि उनको बचा दो। यहाँ भी उसका वही हाल है और फिर किस तरह से उसका कहानी का अंत होता है, तो वो है। लेकिन डिफरेंट अपने आप में इतना पैसा शायद मैंने भी तो किया। लेकिन मुझे लगता है आपका तो नेचुरली ह्यूमर आता है, क्योंकि मैं बहुत देर से आपको नोटिस कर रही हूँ, आप जब बात कर रहे हैं तो कैसे आपने उसको बैलेंस किया है? क्योंकि अभी भी आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है आप जब बात कर रहे हैं, सो हाँ, इट कम्स नेचुरल टू यू। पर होगा भी तो अगर झड़पने में हो सकता है ना। क्या होता है कि आदमी जब फेड अप हो जाता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ ह्यूमर रहता है उसमें,
तो वो चाहे वो रोते हुए हो, वो चीखते चिल्लाते हुए हो, पर उसमें कुछ ना कुछ शेड्स हैं जो कि बहुत अच्छे लगे मुझे आए। मैं बताना चाहूँगा कि पहली बार मैंने देखा लोगों को, जब हम लोग देखते हैं ना रशेस जब बन जाता है उसका, सर का पहली बार इस तरह से आपको एक नया रूप दिखेगा। इनके कैरेक्टर का जब एंड होने लगता है, जब इनका पार्ट, लोगों को रोते हुए देखा है मैंने, कहीं मुझे बोलते हैं देखो मेरे गूज बम्प आ गए। तो आप एकदम नया इनका रूप देखने जा रहे हैं इस फिल्म में। सर बोल रहे हैं कि शायद हो सकता है किसी को हंसियाँ बिल्कुल नहीं आती, जब ये पहली बार आते हैं तब जरूर हंस देते हैं लोग कि ये चाह है। इसको बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ बनता है क्योंकि सर की जो है आप दोनों का कोई कॉमन डायलॉग है फिल्म में? नहीं, हम लोग एक स्पेस में आए, लेकिन जब ये पहली बार फ्रेम में आते हैं ना, तो क्योंकि जो उनका बॉडी ऑफ वर्क है उससे एक झलक आती है कि कुछ होने वाला है, बट बाय द टाइम द सीन एंड्स यू आर इन टीयर्स। इस तरह का पैथोस, जो एग्नी, एक जो अलूफनेस है ना, कि मतलब नो मैन्स लैंड, मतलब अब मैन बिलोंग्स टू नो लैंड, कहीं इनके कहीं पैर नहीं, वो बहुत एक इंडिकेटिव उनका मोमेंट भी है कि जब वो, मैं बोलूं क्या, जब वो बाहर निकलते हैं एक बॉक्स में छुपे में, और एक पैर इनका बॉक्स के अंदर, एक पैर बाहर, कौन सा पाकिस्तान कौन सा इंडिया, बीच में मैं खड़ा हूँ। बोला नहीं है, हाँ। लेकिन वो आपको समझ ये इस तरह की चीजें तो आपको एक बार अगर आप इजाजत दें, एक बार अगर वो डायलॉग आपके व्यूअर्स देख लें। वो बहुत बड़ा। अच्छा चलिए, जो आपको नहीं बहुत बड़ा डायलॉग है। आप देखिए, मैंने आपके ट्रेलर की इतनी तारीफ कर दी, जेन्युइन की मैंने। अगर एक डायलॉग अगर आप बोल रहे हैं, मैं पर्सनली आपको जो मन करे वो बोल दीजिए सर। क्या था अपने ट्रेलर में सर का? मजहब वाला। हाँ, ये सर ये बोल दीजिए कि मजहब सिर्फ एक रास्ता है सच्चाई जानने, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। बहुत अच्छा बोला। अब आप ट्रेलर के साथ, मैं इस पर पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं डिजिटली, प्लीज आपको सुन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक मूड होता है, एक माहौल होता है उसका, मतलब ये ऐसा वाला नहीं है कि दाऊ ने कहीं रोटी तोड़ लो। आप सीनियर कलाकार हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप ऐसे सोचेंगे ऐसे हो जाएगा? हाँ, वक्त होता है, गोल होता है, और सबसे बड़ी बात ये किरदार किया हुआ है ना, ये तो होता है, ये बहुत उतरे हैं, बहुत उतरे, गुस्से हैं। अब मुझे लगता है कि मैं कभी भी कहीं भी इस तरह कॉमेडी इनकी इज लाइक बैक ऑफ हिज हैंड ना, कभी भी अब करवा। इस तरह की चीजों को बड़ा, और उससे बड़ी जुड़ी हुई एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनको हमको बहुत बूढ़ा दिखाना था, तो हमने दाढ़ी वाड़ी लाए, सर लगा लो, तो नहीं यार ऐसे नहीं, हमने उसी टाइम डिसाइड करा तो नकली लगेगा। वन शॉट फिल्म के दौरान हाँ सीरियस रहना है आपको, फिल्म बहुत इमोशनल है, बहुत सीरियसनेस है फिल्म, आपकी आदत नहीं है, तो ये बताइए कि सेट पे कुछ हंसी मजाक हुआ? उस एक वन शॉट के दौरान कुछ हंसी मजाक, कुछ कॉमिक हुआ, कोई कॉमेडी की फन? हाँ, और आपका नॉर्मल फन है? हाँ, मुझे वो सब चलता रहता था, क्योंकि क्या है ना कि बिल्कुल एकदम झल्लाया हुआ था, बूढ़ा एक कोने में बड़ा हुआ है, फिर उठा, फिर एक बार हुआ, फिर दो बार हुआ, फिर वापस ब्रेक, फिर कभी कुछ हुआ, कभी टीम शेड वगैरह, कभी कुछ हुआ, इतना तो होता ही था। टेक इतना लंबा होता था ना कि ये सब जो नॉर्मली होता है, और आप इतना घुस चुके होते हो उसको परफेक्ट बनाने के लिए, कि जब खत्म होती थी शूट शाम को, तो तब सब चीजें होती थी, लेकिन उस टाइम तो बहुत सीरियसनेस होती थी हर किसी में, मतलब हर आदमी अलर्ट होता था, गड़बड़ ना हो जाए कोई, क्योंकि आपकी एक तो आप चाह रहे हैं कि आपकी इमेज थोड़ी चेंज हो जाए, ऐसा कुछ है क्या? आप चाह रहे हैं इस फिल्म के जरिए आपकी इमेज चेंज हो जाए? इमेज क्या चाहिए? इमेज चेंज हो गई अगर, हाँ, तो फिर मैं वो कलाकार नहीं रहा। अच्छा, समझिए, मैं तो वही हूँ। अभी एक चीज और बताऊँ आपको, मैंने कॉमेडी नहीं की किसी में, तो मैंने बहुत कुछ ऐसी फिल्में की हुई, जैसे मैंने क्या नाम है उसका, जो हमने अनीस बादली जी की फिल्म थी ना, वो लंदन में की थी, पागलपंती, उसमें कॉमेडी की, उसमें हरकतें की, जैसे कहते हैं कि उस तरीके से, वो जबकि वो मेरे माय कप ऑफ टी नहीं है उस तरह का, लेकिन मैं करता हूँ, कई जगह मेरे को होता है कि मतलब कि करना पड़ता है, तो पूरी कोशिश करता हूँ सिर्फ परफॉर्म करूँ। कॉमेडी तो पान सिंह तोमर में कितना ट्रेजिक मोमेंट है, बहुत ट्रेजिक मोमेंट है, इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस, हालात कैसे हैं, फनी हो रहा है, लोगों को आती है इसके साथ क्या हो रहा है,
but he is going through a tragedy that particular लेकिन moment. आप मानते इमेज एक होती है, जैसे आपकी इमेज वो अगर ओम नमः शिवाय वाली नहीं, मैं नहीं मानता है, मैं नहीं मानता, पब्लिक मानती, परसेप्शन पब्लिक का। एक तो वो अगर मैं मान लूंगा जिस दिन, उस दिन मेरी हार है। लेकिन आपकी इमेज है, मतलब हम पब्लिक पहचानते हैं परसेप्शन उसे, है, हमने पब्लिक वो देखा। परसेप्शन है, मेरा और शायद परसेप्शन मैंने पहली बार जो शिव शंकर के किरदार में देखा तो इनको देखा, जी। तो वो देखो। एक दिमाग में है कि ऐसे ही हाँ। है। तो वो दिल्ली में बहुत बच्चे अभी लेकिन नए- जिस दिन मैं मान नए लूंगा वो कि भी जा रहे हैं। मैं अब शिव की परसेप्शन को मैं मान लूंगा कि मैं शिव हूँ, तो मैं फिर खत्म हो जाऊंगा एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, एज ए क्रिएटिव पर्सन। मैं वो नहीं मानता। ठीक है, मेरे लिए वो पार्ट तो मैंने करा, सिंसियरली किया, लोगों का वो परसेप्शन बना, लोगों का प्यार मिला, वो एक्सेप्ट करता हूँ, बस मैं आगे बढ़ता हूँ। That's it. अच्छा ब्रजेंद्र जी, एक बात बताइए, आप इसमें एक हिंदू परिवार से हैं जो पाकिस्तान में बसा है। हिंदू इम्पोर्टेंट है, इंडियन इम्पोर्टेंट है? हिंदू ज्यादा, हिंदू या इंडियन, भारतीय? भारतीय, लेकिन क्या बोलते हैं, हमको चिंता हिंदू की है। हाँ। जो मतलब वहाँ बसा हुआ है। हाँ। और अब वो सुरक्षित भी है। एक नहीं, करोड़ों, सब असुरक्षित। तो मतलब कोई इसमें जो कंट्री है वो चिंता ना करें। उनके बारे में उनकी खबरें कौन लेके आए हैं? वो अपने बारे में कैसे बताएं कि हम असुरक्षित हैं? कितने तो बेचारे बलिदान हो जाओ, शहीद हो गए। लेकिन हम लोग भी ऐसे बैठे परेशान हो जाते हैं। मतलब अब मुझे आइडिया नहीं उस तरीके कि मुस्लिम कहीं परेशान होता है, कुछ होता है तो बाकी लोग उठ के आते हैं, करते हैं कुछ ना कुछ उनके बारे में कुछ। ये सब कुछ जो हो रहा है शायद बदला ले रहे हैं कि लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि दूसरे मुल्क में हिंदू परेशान है, हम शायद चिंतित है इस बात को, लेकिन हमारे ही देश में भी बहुत सारे मुस्लिम भी परेशान होंगे? हमारे देश में मुस्लिम परेशान तो वो तो आ ही रहा है ना, उनके बारे में पता चल ही रहा है, उनके बारे में आवाज भी उठ रही है ना। लेकिन वो जो हिंदू वहाँ परेशान है उनके बारे में कौन आवाज उठा रहा है? मैम मोनिका जी, मैं एक चीज़ इसमें हम अगेन पॉलिटिकली करेक्ट हो रहे हैं। ये जो भारतीय और हिंदू होने का मसला है ही नहीं। ये लोगों को पाकिस्तान में मारा किस लिए जा रहा है? पहला रीज़न देखिए आप, क्यों मारा जा रहा है, आप बता सकते हैं? क्योंकि उनका रिलीजन वो नहीं है, वो हिंदू है इसलिए मारा जा रहा है, नॉन मुस्लिम इसलिए हिंदू बोलना पड़ रहा है। रीजन पे जाए, अभी जो हुआ था पहलगाम में, तो आप चाहते हैं कि आपकी इस फिल्म के बाद आपको अप्रिसिएशन मिले, आप स्टैब्लिश हो जाए एज अ डायरेक्टर, या आप चाहते हैं कि वो चर्चा छिड़ जाए, वो एक मंच? मेरा कोई चर्चा छिड़वाना नहीं है। हाँ। मेरा उद्देश्य ये है कि एक अच्छी कहानी कहूँ जो लोग बरसों बरस याद रखें। हाँ। कि यार ऐसे सीरियस सब्जेक्ट को भी इतने अच्छे से बोला जा सकता है। अब रही बात कि हमारे यहाँ, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जैसा प्रोसिक्यूशन हमारे यहाँ कभी हुआ है और होगा, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें मैंने इसमें रिसर्च की है वैसा कभी नहीं हो सकता हमारे यहाँ पर। और बात ये होता है ना, हम लोग बैलेंस करते हैं चीज़ों को, चलो ये हो गया तो हमारे यहाँ भी तो होता होगा। वहाँ जो हो रहा है और हमारे यहाँ जो होता है, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई समानता नहीं है। वो हमारा ही इसलिए जा रहा है क्योंकि वो हिंदू है, और ये बोलने में हम जब यही तो कतराते हैं, इसलिए समस्या सॉल्व नहीं होती है। पहलगाम में देखिए, नाम पूछ कर ही मारा ना कि भाई आप कौन हो, हिंदू होने की वजह से आप मर गए। तो अब ये हमारे साथ एक अपराध बोध ऐसा जुड़ा हुआ है कि हम अगर प्रोसिक्यूशन की भी बात करते हैं तो उसमें भी रिलीजन देखते हैं कि यार ये फलाना है तो मैं मानवतावादी, मैं लिबरल, मैं सेकुलर, ये बहुसंख्यक है, हिंदू है, ये परेशान है। तो सेम टाइम अकॉर्डिंग टू फिल्म इंडस्ट्री तो मैं बैकवर्ड हूँ, मीडिया के हिसाब से मैं कम्युनल हूँ, दूसरे लोगों के हिसाब से मैं कट्टरवादी हूँ। सेफ्रॉन टैग लग गया कि कुछ बोलेंगे कि मैं किसी का एजेंट हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी का। तो बात सच्चाई को कोई सुनना नहीं चाह रहा है। हिंदू और भारतीय होने की बात है ही नहीं, हिंदू होने की वजह से मारा जा रहा है। वो अपने शौक से तो रुके नहीं थे पाकिस्तान में। नेहरू लियाकत, जब मैं एक इनके मोहल्ले गया था, एक व्यक्ति से मेरी बात हुई, मैंने बोला कि आप तब क्यों नहीं आ गए यार, अभी नागरिकता के लिए परेशान हो रहे हैं। उन्होंने बोला जब पार्टीशन हुआ, हम लोग भी ये राजस्थान जैसलमेर के वहाँ पर बॉर्डर पर रहते थे, अंदर खेती करते थे, ना रेडियो था ना अखबार था। 1.5 साल बाद हमारे दादाजी को पता चला कि कोई पाकिस्तान नाम का देश हमारा है। आप मजाक कर देते हो व्यक्ति की जिंदगी के साथ, पॉलिटिक्स जो करती है ना। आपने उनसे पूछा था क्या कि हम अब देश डिवाइड कर रहे हैं? उनकी गलती क्या है? उन्होंने तो नहीं चूज किया ये चीज़, देश हमने डिवाइड करके उनको वहाँ पटक दिया और उन पर अब अत्याचार हो रहे हैं। तो वो बेचारा, इनका कैरेक्टर वही है, वहीं से है। अब ये है कौन, इन्हें नहीं मालूम ये पाकिस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है या क्या है। ये तो एक रिलीजन, एक फेथ में जन्मे, जो उनके अंदर डीएनए में, उसको सिंपल फॉलो करना चाहते हैं। इस कैरेक्टर से किसी को नुकसान नहीं है, लेकिन उसको रोकने के लिए दिल्ली में आग लग जाती है, वो गलत है।
उसको हमें रोकना है। समर जी, शंभू वाले अंदाज में दिल्ली राइट्स, सॉरी माफ कीजिएगा, 2020 दिल्ली क्यों देखें? हाँ, 2020 दिल्ली आपको सबसे पहला कारण है कि सिंगल शॉट फिल्म फॉर्मेट का एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको देखनी चाहिए। बड़ा इमर्सिव होता है, जहाँ पे आप अपने आप को उन किरदारों, उन पात्रों के बीच में पाएंगे एज एन ऑडियंस। दूसरा, क्योंकि ये एक 6 घंटे की जो घटना थी जब ट्रम्प साहब अहमदाबाद से आगरा, आगरा से दिल्ली पहुंच रहे थे, और उस दौरान दिल्ली में जो हो रहा था सीए एजिटेशन राइट्स में तब्दील हो गया था, और बड़ी टेंस सिचुएशन थी। उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आप इस फिल्म को देखें। फिल्म देखने के बाद आपको एक हैंगओवर रहेगा, आपके अंदर कुछ विचार आएंगे कि ये जो हो रहा है, जो हुआ है, ये दोबारा ना हो, ये इसका क्या इलाज हो सकता है। इस पर आप कुछ कॉन्टम्पलेट करेंगे, पॉन्डर करेंगे, विचार करेंगे, इसलिए आप देखें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत ब्रेव अटेम्प्ट है एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए इस फिल्म को देखिए। ब्रिजेंद्र जी, अब तो मैं रिक्वेस्ट कर ही सकती हूँ कि प्लीज अपने ह्यूमरस अंदाज में आप ये बता दें कि हम 2020 दिल्ली क्यों देखें? 2020 दिल्ली 14 नवंबर को रिलीज है, प्लीज देखें। इसलिए देखें कि क्या नहीं होना चाहिए। चलिए, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हमारी आपकी फिल्म सक्सेसफुल हो और जो आपकी मंशा है वो लोगों तक पहुँचे, वो मैसेज लोगों तक पहुँचे, और वाकई में कभी भी ऐसी कोई हिंसा ना हो जो हमें इस तरीके की यादें दे जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे। बहुत अच्छा लगा। सेम। तो इसी के साथ इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए नमस्कार।